हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फिजिकल जियोग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से भी आपके लगातार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इस बार भी 100% आपके एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। सभी क्वेश्चंस को आपको भली भांति याद कर लेने हैं। आपके पूरे सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, निहारिका धूल और गैस का एक बादल है जिसमें करोड़ों तारे एक गुच्छे के रूप में विद्यमान होते हैं। इस प्रकाशमान पिंड की आकृति सर्पिल होती है, यानी सांप के आकार की होती है। इसकी नाभि में अत्यधिक प्रज्वलनशील गैस उपस्थित होती है। निहारिकाओं का प्रकाश घटता और बढ़ता रहता है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 50,000 निहारिकाएं हैं। पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित नीले व हरे रंग की निहारिका ओरियन है। कैनिस विनेटिसी, गेरेन, क्रैब, लाइरा आदि अन्य प्रमुख निहारिकाएं हैं। निहारिकाओं में प्राय तारे व ग्रहीय मंडल जन्म लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, भूसन्नति क्या है। इसका उत्तर यहाँ पर, भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान की अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना है। हालांकि इसका प्रयोग अभी भी ऐसे छिछले सागरों अथवा सागरीय द्रोणियों के लिए किया जाता है जिनमें अवसाद जमा होने और तली के धसाव की प्रक्रिया चल रही हो। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बाद भूसन्नति का परिकल्पना अब पुरानी पड़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको उत्तर देना है जॉर्ज लेमेटेयर ने। किंतु इसकी विशद व्याख्या सन 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने की। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत में ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों या काले पदार्थों का सहारा लिया गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निकायों के असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह क्या है। या आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अवान्तर ग्रह या ग्रहिका क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह को अवान्तर या ग्रह या ग्रहिका भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो मुख्यतया मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये भी ग्रहों के समान सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की रचना के उपरांत एक बड़े ग्रह के विखंडित हो जाने से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह अंतर तारकीय द्रव्य है जो कभी बड़े ग्रह का रूप नहीं ले पाया। तो आप समझ गए होंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यह क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सियाल भी पूछा जा सकता है, निफे भी पूछा जा सकता है कि सियाल किसे कहा जाता है, निफे किसे कहा जाता है या सीमा किसे कहा जाता है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो इस टॉपिक में से ही आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित अवयव समाहित होते हैं। पहला है सियाल। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विस्तृत परतदार चट्टानों के ठीक नीचे सियाल परत फैली है। तो आप समझ गए होंगे कि सियाल किसे कहा जाता है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता रहती है। इसके आधार पर इसका नाम SI यानी सिलिका एल्यूमिनियम Al रखा गया।
इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेफाइट समूह से संबंधित है। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई है। महाद्वीपों की रचना का कारण यही परत मानी जाती है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सियाल किसे कहा जाता है, तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। आइए हम यहाँ पर सीमा के बारे में पढ़ते हैं कि सीमा किसे कहा जाता है। आपके एग्जाम में सीमा भी पूछा जा सकता है कि सीमा किसे कहा जाता है। तो स्वेस के अनुसार सियाल से ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका यानी SI एवं मैग्नीशियम यानी Mg अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सीमा रखा गया है। इसका नाम सीमा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। तो इन दोनों नाम को जोड़कर ही इसका नाम सीमा रखा गया है। यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यहाँ का घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। इस परत की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। इसमें भारी बेसोल्ट आग्नेय चट्टानें उपस्थित रहती है। इसके बाद हम यहाँ पर निफे के बारे में जानेंगे कि निफे किसे कहा जाता है। तो निफे कहा जाता है क्योंकि इसमें निकिल यानी Ni और लोहा यानी फेरियम, लोहा को फेरियम या Fe भी कहा जाता है। तो इन दोनों नाम को जोड़कर ही इसका नाम निफे रखा गया है। तो स्वेस के अनुसार सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार है। इसे भूकोड़ यानी कोड भी कहा जाता है। यहाँ पर निकिल यानी Ni एवं लोह जिसे फेरियम या Fe कहा जाता है, जिसे अधिक भारी एवं चुंबकीय गुणों वाली धातु की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी इसी कारण है। यहाँ की चट्टानों का घनत्व 11 तक है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। इस मध्य पिंड का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। स्वेस का यह वर्गीकरण आज भी सामान्यतः मान्य है, किंतु परवर्ती काल में ज्ञात होने वाली विशिष्ट और स्पष्ट जानकारी के आधार पर केंद्रीय भाग यानी भूकरोड़ को छोड़ शेष परतों की संख्या, मोटाई, संरचना आदि के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्लेटें क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी की परत एक खंड में नहीं होती, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को ही प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। रगड़ या टक्कर के कारण ये प्लेटें एक दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो प्लेट विवर्तनी के कारण ही भूकंप अक्सर आते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्टर पैमाना क्या है, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाना प्रणाली सन 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने गुटेनबर्ग के साथ मिलकर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए विकसित की थी। इस मापनी पर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। 1 से 4 अंक तक के भूकंप विशेष कमजोर क्षेत्रों में ही अनुभव किए जाते हैं। 5 से 7 अंक तक के भूकंप सभी लोग अनुभव करते हैं। इससे कमजोर भवनों में दरारें भी पड़ सकती है। 7 से ऊपर के अंक के भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं। कुछ क्षणों में सैकड़ों भवन धराशायी हो जाते हैं। पशु, मानव एवं धन की बहुत हानि होती है। 11 व 12 अंक के भूकंप प्रलयकारी होते हैं। इनके बाद कुछ नहीं बचता। भूकंप की तीव्रता सेलों की परतों से मुक्त होने वाली ऊर्जा से नापी जाती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात एक भयानक तूफान होता है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। इसका कारण होता है जब गर्म मौसम में सागरों का जल वाष्पित होता है तो यह ऊपर जाकर संघनित होता है और बादल बन जाता है। ऊपर उठती हुई वायु का स्थान लेने के लिए वायु तेजी से नीचे आती है। वहाँ यह एक केंद्र के आसपास चक्रीय गति बनाती है, अर्थात सागर के गर्म जल के ऊपर उपस्थित वायु के तापमान तथा दबाव में अंतर के कारण चक्रवात आते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवात क्यों आते हैं तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भ्रंश से क्या आशय है। जब तनाव की तीव्रता के कारण चट्टानें टूटकर दूर तक खिसकती हैं या उनमें विस्थापन होता है तो इस क्रिया को भ्रंश कहते हैं। होम्स के अनुसार भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें आपेक्षिक रूप से ऊपर नीचे हो जाती हैं। जिस सतह या तल के सहारे भ्रंश होता है उसे भ्रंश या विभंग तल कहते हैं। भ्रंश तल किसी भी दशा में एवं किसी भी कोण पर हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ पंख क्या है, यह कब जलोढ़ शंकु का रूप धारण करता है।
इसका उत्तर यहाँ पर नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर के बारीक टुकड़ों एवं कणों की विशाल राशि लेकर पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे इसके वेग में कमी आ जाती है। नदी पर्वतीय ढाल के आधार पद के पास जमाव करती है। यह जमाव अर्धवृत्ताकार रूप में होता है। पहाड़ी के पास महीन कणों का तथा इससे दूर बड़े बड़े कणों का जमाव होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। जब जलोढ़ पंख में ढाल तीव्र होता है तब यह जलोढ़ शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रवाल भित्तियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यह एक विशिष्ट समुद्री स्थलाकृति है जो चूना प्रधान जीवों के स्त्रीकरण यानी स्ट्रेफिकेशन से विकसित होती है। इसका विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बांध की भांति होता है। प्रवाल भित्ति कटकनुमा आकृति है। निम्न ज्वार के समय ऐसे कटकीय स्थलाकृति के शीर्ष दिखाई पड़ते हैं। प्रवाल भित्ति और स्थल के मध्य समुद्री जल पाया जाता है, जो निम्न ज्वार के समय लेगून के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, बायोम क्या है। आपके एग्जाम में जीवोम भी पूछा जा सकता है कि जीवोम क्या है या बायोम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जीवोम या बायोम। शब्द ग्रीक भाषा के बायोस BIOS बायोस से बना है। इसका अर्थ है जीवन। इसका क्या अर्थ है? जीवन। इस प्रकार संबंधित प्राणियों एवं पादपों के वृहद एवं प्राकृतिक सहवास जो पृथ्वी पर दूर दूर तक बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जीवोम या बायोम कहे जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बायोम या जीवोम का जो अर्थ होता है वह जीवन से है। क्लीमेंट व शेफर्ड के शब्दों में इसकी परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा भी आपको याद रख लेनी है। तो उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है? जीवोम एक जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, सौर स्थिरांक क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली किरणों से 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में विकिरण ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि सूर्य तल से निःसृत ऊर्जा की मात्रा स्थिर होती है। इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, संतृप्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर क्या है। वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसके ताप पर निर्भर करती है। यदि वायु का ताप अधिक होता है तब वह अधिक मात्रा में जलवाष्प ग्रहण करती है। जब इसका तापमान इतना कम हो जाता है कि वह और अधिक जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती तब वह संतृप्त वायु कहलाती है। संतृप्त वायु जलवाष्प नहीं ग्रहण कर सकती है, परंतु जो जो इसके ताप में वृद्धि होता जाएगी उसकी ग्राह्यता सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा से आशय अंतरिक्ष में किसी भयंकर चमकीले विस्फोट से होता है। खगोलविदों के अनुसार जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को ही सुपरनोवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिचक्रवात क्या है। तो प्रतिचक्रवात में चक्रवात की विपरीत स्थिति पाई जाती है। इनके मध्य में उच्च दाब होता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 या 4 संभार रेखाएं अंडाकार या वी आकार में एक क्षेत्र को घेरे रहती है। वस्तुतः प्रतिचक्रवात संभार रेखाओं की वह अंडाकार व्यवस्था है जिसके मध्य उच्च वायुदाब रहता है और पवनें बाहर की ओर चलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूगर्भिक समय मापनी क्या है। इसका उत्तर यहाँ पर, भूगर्भिक समय मापनी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है। भूवैज्ञानिक व जीवाश्म वैज्ञानिक आदि इसका प्रयोग पृथ्वी के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई समस्त घटनाओं के समय का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। वस्तुतः यह मापनी स्तरीकी यानी स्ट्रेटिग्राफी को समय के साथ जोड़ती है। इस मापनी में पुराने काल की घटनाएं नीचे जबकि नवीन घटनाएं ऊपर दर्ज की जाती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रवाल द्वीप क्या है या प्रवाल द्वीप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रवाल द्वीप वलयाकार प्रवाल भित्ति का ही विकसित रूप है। यह 2 रूपों में विकसित होता है। पहला है जब किसी द्वीप के चारों ओर वलयाकार प्रवाली विकसित होती हैं तो मध्य में द्वीप होने एवं लेगून छिछली रहने से उसे प्रवाल द्वीप कह सकते हैं। दूसरा है जब वलयाकार प्रवाल भित्ति के मध्य छिछली लेगून होती है तो वह धीरे धीरे बालू
प्रवाल भित्ति के टुकड़ों आदि से भरती जाती है। इससे वहाँ नवीन द्वीप बनता जाता है। यहाँ पक्षी या पवन के माध्यम से वनस्पति के बीज आ सकते हैं एवं वहाँ धीरे धीरे हरियाली भी पैदा होने लगती है। ऐसे द्वीप प्राय दलदली होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से सभी दिशाओं में प्रसारित होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पी तरंगे जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। दूसरी है एस तरंगे जिन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। तीसरी है एल तरंगे जिन्हें सतही तरंगे भी कहा जाता है। तो ये 3 तरंगे होती है, आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो प्राणी तथा वातावरण के पारस्परिक संयोग से प्रकृति में एक जटिल तंत्र की संरचना होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का सृजन जीवों एवं उनको प्रभावित करने वाले वातावरण के अजैविक संगठनों के समन्वय से होता है, जिनमें क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर संचालित होती रहती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को भली बात ही याद करके जरूर जाना है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।